दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम आपका 14 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए हमारे इस चैनल में लगातार आपको 2 से 3 क्लासें रोजाना मिल रही हैं, जिसमें प्रत्येक क्लास में 50% आपको कवर करवाए जा रहे हैं, जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होने वाले हैं और सभी के सभी पर्सन बिल्कुल सिलेक्टेड पर्सन है। तो आप इस क्लास को रोज़ाना अटेंड कर सकते हैं। और आप सभी को यहाँ पर अगर क्लास को रोज़ाना जीके जीएस के लिए अटेंड करना है, तो आप सभी को जल्दी से इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। साथ में इसके पास आपको घंटी का बटन दिख रहा है ना, तो उसमें जल्दी से दबाइए और उसमें ऑप्शन आएगा ऑल का, तो ऑल में जल्दी से क्लिक कर लें, ताकि वह भी यहाँ पर जितनी भी क्लासें होगी दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए, तो उनकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फर्स्ट पर्सन से। फर्स्ट पर्सन है, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल निम्न में से कौन से हैं? मध्य कपासी, मध्य स्तरीय, कपासी, पक्षाव स्तरीय। अगर आपको किसी भी पर्सन का आंसर मालूम है तो आप सभी को क्या करना है, सभी को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया। आप सभी का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पक्षाव स्तरीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन का कम करने पर दाब घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा, दोनों। तो क्या आंसर आएगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका? स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब पर घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, क्या रहता है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? जे.एन. सरकार ने, वी.ए. स्मिथ ने, ए.एल. श्रीवास्तव ने, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार है जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? फ्रेंड्स बताइए। आप सभी साथियों का सही आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी, ए.एल. श्रीवास्तव के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट पर्सन की बात करेंगे। नेक्स्ट है कि बोडो डोगरी, यानी बोडो डोगरी, मैथिली और संताली जो भाषा हैं, इनको वर्ष 2003 में संविधान के किस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? 71वें संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। तो यानी बोडो डोगरी मैथिली संताली भाषा को वर्ष 2003 में संविधान के किस संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 92वें संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था बोडो डोगरी मैथिली संताली भाषा को 2003 में। नेक्स्ट पर्सन है, आर्थिक नियोजन विषय हैं संघ सूची का, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का या फिर किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो आर्थिक नियोजन विषय हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। तो 1927 की जो बटलर कमेटी है उसका उद्देश्य क्या है? सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों का सुधारना। नेक्स्ट है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती को, आचार्य नरेंद्र देव को, एन.जी. रंगा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। नेक्स्ट है, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, इनमें से कोई नहीं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था? सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट बात करें, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्न में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? 3.0%, 4.0%, 3.5%, 4.5%। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से किस एक औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य था? तो लक्ष्य रखा गया था, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4.0% का। नेक्स्ट प्रश्न है कि विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है? ग्राम मुद्रा, श्रवण मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की जो प्रवृत्ति होती है वह क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, ग्राम मुद्रा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945, 10 जनवरी 1950, 11 दिसंबर 1946, 20 फरवरी 1948। तो यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? जुलाई 1991, जुलाई 1993, जुलाई 2001, जुलाई 1997। तो रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 1991 में। अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? 1995, 1998, 1999, 2001 में। अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1998 में दिया गया था। नेक्स्ट बात करें, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, कर्नाटक एवं तमिलनाडु, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी के बीच। तो कावेरी जो जल विवाद है वो किन दो राज्यों के बीच होने वाला है फ्रेंड्स बताइए। और आप में से जितने भी फ्रेंड्स इस क्लास को देख रहे हैं वो जल्दी से इस क्लास को लाइक करके बताएं और चैनल को भी बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना। 1 सेकंड का समय लगेगा आपको इस काम को जल्दी से करने में, तो जल्दी से कर दें। और आप इसी तरह अपना सपोर्ट इस चैनल के प्रति इसे बनाए रखें, आपको यहाँ पर बिल्कुल कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेगी। सही आंसर है आप सभी का, कावेरी जो जल विवाद हैं ये स्थित हैं, मतलब इन दो राज्यों के बीच में विवाद है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने, स्वामी विद्यानंद ने, श्री कृष्ण से या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विद्यानंद करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित की गई थी? यानी प्रांतों में जो द्वैध शासन है वह किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, 1919 के अधिनियम के द्वारा, 1909 के अधिनियम के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। नेक्स्ट है कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण ने, कुमार सिंह मिश्रा ने, सत्यनारायण ने, महादेवलाल सराफ ने।
तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर है आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, महादेवलाल सराफ या महादेवीलाल सराफ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक भूमि रिकॉर्ड अधिकारी हैं पटवारी, लंबरदार, जेलदार, जमींदार। तो एक भूमि रिकॉर्ड अधिकारी कौन हो जाएगा? आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर ए पटवारी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अर्थशास्त्र डंकेल, पीटर सदरलैंड, रूनेटो रुगेरियो या फिर बुतरस दाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का विश्व व्यापार संगठन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन है? बिल्कुल पीटर सदरलैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले देख लेते हैं WTO की जो स्थापना हुई थी यानी वह GATT के स्थान पर 1 जनवरी 1955 को हुई थी। उस समय GATT के तत्कालीन महानिदेशक पीटर सदरलैंड को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, परंतु WTO के विधिवत निर्वाचित प्रथम महानिदेशक रूनेटो रुगेरियो हैं। बात करें कि सर्वणम त्रिकोण का जो तात्पर्य है वो क्या है? सर्वणम जो त्रिकोण है इसका तात्पर्य क्या होगा? श्रवण उत्पादक देशों का एक संघ, अफगानिस्तानी, ईरान तथा पाकिस्तानी पर आधारित तस्कर तिगड़ी या फिर बरमूडो त्रिकोण जहां समुद्र की आभा सर्वणिम है या फिर थाईलैंड, म्यांमार आदि के नस्लीय पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र हैं। इस प्रश्न की बात करें कि सर्वणम त्रिकोण का मतलब यहाँ पर क्या तात्पर्य है? सही आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड, म्यांमार आदि के नशीले पदार्थों का उत्पादन करने वाले क्षेत्र सही आंसर है। नेक्स्ट है यूनेस्को की कार्य भाषा क्या है? मतलब यूनेस्को की जो कार्य भाषाएँ हैं वो क्या हैं? केवल फ्रेंच हैं, केवल अंग्रेजी हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच और रूसी हैं, अंग्रेजी और फ्रेंच हैं। तो यूनेस्को की कार्य भाषा यहाँ पर क्या होने वाली है? आप सभी फ्रेंड्स का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा होने वाली है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का कि लाइफ डिवाइन जो नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन है? अरविंद घोष, शिवानंद, मुल्क राज आनंद, स्वामी विवेकानंद। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद घोष यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, सर जानी शोर, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। बताइए क्या आंसर आएगा? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? और जो आपका 14 नवंबर से एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके सॉल्यूशन भी इसी चैनल में आपको देखने को मिलेंगे सबसे पहले, सबसे सटीक। तो आप बने रहिए इस चैनल के साथ लगातार। यहाँ पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, वारेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? समजात अंग, अवशेषी अंग, समवर्ती अंग, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आएगा आप सभी का? कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती अंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यानी उड़हुल किस प्रकार का फूल है? यानी जो उड़हुल है वो किस प्रकार का फूल होगा? द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विलिंगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वराज आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वराज आंदोलन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आज़ाद,
सरोजनी नायडू, मोहम्मद अली जिन्ना। इंडिया विश्व फ्रीडम के लेखक कौन होने वाले हैं? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल कलाम आज़ाद करेक्ट आंसर है। और फ्रेंड्स आपको बता दें, हमने आपको अब तक जितनी भी क्लासें करवाई हैं ना, ये जितने भी पर्सन आपको करवा रहे हैं ये पिछली कई परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो आप इनको बिल्कुल सीरियस होकर लें। नेक्स्ट पर्सन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का विक्टोरिया की घोषणा का एक्ट, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर एक्ट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पर्सन है 6 जुलाई 1922 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एनी बेसेंट। तो बताइए 6 जुलाई 1922 में महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर, बिल्कुल आप सभी का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1962, 1745, 1884, 1947। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 1884 को किया गया था। नेक्स्ट पर्सन है वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, जेसी बोस ने, रॉबर्ट हुक ने, गेगर जोहन मेंडल ने। तो वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, गेगर जोहन मेंडल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है तो फ्रेंड्स आज की प्रश्न उत्तरी में यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप कंटिन्यू यहाँ पर जीके जीएस साथ में करंट अफेयर साथ में कंप्यूटर की क्लास अटेंड करना चाहते हैं दिल्ली कांस्टेबल एग्जाम के लिए, तो आप सभी को एक ही काम करना है, इस चैनल को जल्दी से क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को, आपके जो भी भाई बहन हैं जो दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनको भी शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वह भी इस क्लास को एग्ज़ाम से पहले अटेंड कर सकें और लगातार जो भी हमारे 50 पर्सनों का प्रैक्टिस सेट आ रहा है उसको भी अटेंड कर सके। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी क्लासों को अटेंड करते रहिए।